आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। चलिए अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। एज आई टोल्ड यू कि बेसल 3 में पहले क्या होता था कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स थे, दोज वर द पार्ट ऑफ द टीयर 2 कैपिटल। लेकिन अब उनको किसका पार्ट माना गया? टीयर 1 कैपिटल का पार्ट माना गया। Previously, those were considered to be the part of the tier 1 capital, but now the revaluation reserves are taken as a part of the tier 1 capital. वो भी CET 1 का पार्ट आप मानते हो at 55% डिस्काउंट। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स को भी CET 1 का पार्ट मानते हैं at 25% डिस्काउंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द CET 1 कैपिटल। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि सही टाइम के ऊपर आप अलग से बफर को मेंटेन कर लो, दैट इज सेड टू बी द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। उसको हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहते हैं। एंड ये भी जो कंपोनेंट आप मेंटेन करोगे ना सीसीबी का भी, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सीईटी 1 कैपिटल। यानी कि सीईटी 1 के कंपोनेंट्स में से ही आप सीसीबी को निकालोगे। और ये 2.5% है रिस्क वेड एसेट्स का। 2.5% मैंडेटरली यू आर टू मेंटेन। यानी कि जब सही चल रहा है सब कुछ, बैंकिंग इंडस्ट्री सही चल रही है, तो सीसीबी को मेंटेन कर लो, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को मेंटेन कर लो, एंड इट इज टू बी मेंटेन्ड एट 2.5%। क्लियर विद इट? दैट इज द सीसीबी। एंड एक होता है कंपोनेंट दैट्स रिलेटेड टू द ट्रिपल सीबी, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर इज बेसिकली रिलेटेड टू मैक्रो प्रूडेंशियल गोल, कि अगर एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ हो जाती है तो अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। इफ द एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ इज देयर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क होता है। एंड उसको कवर अप करने के लिए वी आर टू मेंटेन वन अनदर कंपोनेंट, that is a triple CB that's not applicable in India right now, but it is triple CB। ठीक है, that is काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ये भी कंपोनेंट जो रहेंगे सीईटी 1 के कंपोनेंट के फॉर्म में रहेंगे, एंड दिस इज आल्सो टू बी मेंटेन्ड एट 2.5% ऑफ द रिस्क वेड एसेट्स। यानी कि देखो, एक तो आपको मेंटेन करना पड़ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को, CAR रेशियो को, वो तो मेंटेन कर ही रहे हो, जिसमें आप टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल को मेंटेन करते हो। इसके अलावा आप मेंटेन करते हो डबल सीबी को, यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर को। इसके अलावा जो ग्लोबल बैंक्स होते हैं उनको ट्रिपल सीबी को भी मेंटेन करना पड़ता है। इंडिया में अभी ट्रिपल सीबी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है, एक्टिवेट नहीं हुआ। ट्रिपल सीबी इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। दैट इज आल्सो टू बी मेंटेन। एंड फर्दर आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द लेवरेज रेशियो। अब एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रेशियो जो है, दैट्स बेसिकली गिवन बाय द बेसल गाइडलाइंस। ठीक है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रेशियो है जो दी गई है, दैट्स बेसिकली अबाउट द एक्सपोजर। लाइक लेवरेज रेशियो इज कवरिंग नॉट जस्ट द ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, लेकिन ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को भी कवर करती है। ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर्स क्या होते हैं? लाइक अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, अगर आपने एसेट फाइनेंस कर दिया, यानी कि एक्चुअल में फंड्स फाइनेंसिंग कर दी, तो वो तो आपका ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर हो गया। बट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर इज लाइक जहां पर वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, इन केस ऑफ ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का मतलब जैसे मान लो अपने बैंक गारंटी इशू कर दी है, या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दी है, तो वो बेसिकली जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, वो कहीं पर आपका कागजों में तो नहीं आया, कागजों में तो आ गया, लेकिन एक्चुअल में फंड तो नहीं आपके गए हैं बाहर। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपोजर है? डेट इज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो आप बेसिकली जो भी ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर है, जो भी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, सभी को शामिल करना चाहते हो, सभी को रिस्क कैपेसिटी को बिल्टअप करना चाहते हो, सभी एक्सपोजर्स के अगेंस्ट, राइट। तो बेसल 3 ने एक बहुत ही सिंपल, ट्रांसपेरेंट, नॉन रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी लेवरेज रेशियो को इंट्रोड्यूस करा है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। एंड फर्दर दैट्स रिलेटेड कि आप टीयर 1 कैपिटल के अलावा आप बेसिकली इसे मेंटेन करते हो। दैट्स बेसिकली अबाउट द leverage ratio. That's basically about the leverage ratio under the Basel 3 guidelines। क्लियर हो गई चीज कि leverage ratio होती क्या है, राइट। एंड इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है।
लेवरेज रेशियो का जो फॉर्मूला है, दिस इज वेरी मच सिंपल, दिस इज अ टीयर वन कैपिटल, जो भी टीयर वन कैपिटल आप मेंटेन कर रहे हो वो, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपोजर, डिवाइडेड बाय द टोटल एक्सपोजर मल्टीप्लाई बाय 100, एंड मिनिमम जो लेवरेज रेशियो आपको मेंटेन करनी है, दिस इज अ गाइडलाइन कि मिनिमम कितना मेंटेन करना है, 3%, मिनिमम 3% की जो लेवरेज रेशियो होती है, दैट इज टू बी मेंटेन्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट परसेंटेज, क्लियर विद इट। लेकिन आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं, लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से कितना मेंटेन करना है इंडियन बैंक्स को, फॉर इंडियन बैंक्स, इंडियन बैंक्स के लिए आरबीआई के अकॉर्डिंग जो मिनिमम लेवरेज रेशियो है, डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%, उसे 4% के ऊपर मेंटेन करना है, दैट इज टू बी मेंटेन्ड एट 4%। एंड इवन जो डीएसआईबीज हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, डीएसआईबीज, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, ठीक है, उनको अलग से कैपिटल बफर मेंटेन करने पड़ते हैं, लाइक उनको अलग से कैपिटल बफर जो होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, क्लियर विद इट। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए सभी, चलिए, देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर। एलसीआर क्या होता है, दिस इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखो, बेसिल 3 के अंदर कहा गया कि अगर आपको अपना शॉर्ट टर्म रेजिलेंस मेंटेन करना है, शॉर्ट टर्म रेजिलेंस का मतलब होता है कि आप शॉर्ट टर्म में जो भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे ऑफ कर पा रहे हो टाइमली, उसके लिए वी आर टू मेंटेन द HQLAs, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट व्हाट्सएवर द ऑब्लिगेशंस आर देयर, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो भी हैं आपकी अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, आप उनको पे ऑफ कर पा रहे हो। आपके पास कम से कम इतने एसेट्स होने चाहिए कि अगर कोई स्ट्रेस्ड कंडीशन आती भी है तो भी आप अपने नेट जो 30 डेज के कैश फ्लोज है, नेट कैश फ्लोज है जो 30 दिन के ऊपर, आप उनको पे ऑफ कर पाओ। तो बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने एंड आरबीआई ने इसको इंप्लीमेंट करा है, इस चीज को बेसिल 3 फ्रेमवर्क के अंदर, डेट इज अ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कि आपके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंडर द स्ट्रेस सिचुएशन, अगर स्ट्रेस सिचुएशन होती है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, तो उसके केस में आप 30 दिन के नेट कैश आउटफ्लोज को पे ऑफ कर पाओ, उसके लिए आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए। एंड दिस एलसीआर इज बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म रेजिलेंस, ये शॉर्ट टर्म रेजिलेंस के लिए होती है, एंड दिस इज टू बी मेंटेन्ड एट 100%, यानी कि 100% HQLAs आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, नेट कैश आउटफ्लोज जितने जो अगले 30 दिन के लिए होने हैं। एंड द फॉर्मूला इज वेरी मच इजी, जो स्टॉक है HQLAs का, वो स्टॉक ऑफ HQLAs, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स स्टॉक, डिवाइडेड बाय द टोटल नेट कैश आउटफ्लोज, total net cash outflows over the next 30 days, over the next 30 days multiplied by 100, this is your LCR, this is your LCR, that is liquid coverage ratio। and ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, 100% है, आरबीआई का स्टैंडर्ड क्या है, 100% का है, सो दैट इज टू बी मेंटेन्ड, सो दैट इज टू बी मेंटेन्ड, क्लियर है चीज। फर्दर इट इज गिवन ओवर हियर दैट जो बेसल 3 है, कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें बेसल 3 के अकॉर्डिंग, तो रिस्क वेट एसेट्स कौन से होते हैं, रिस्क वेट एसेट्स में क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, तीनों शामिल होते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज 5.5%, CET1 चाहिए, AT1 कितना चाहिए, 1.5% कम से कम चाहिए, तो टीयर 1 कैपिटल कितना हो जाएगा, मिनिमम 7% हो जाएगा, एंड टीयर 2 कैपिटल कितना चाहिए, 2% चाहिए, तो मिनिमम कैपिटल एज पर द इंडियन रेगुलेटर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट 9%, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सीसीबी मेंटेन करना पड़ता है कितने के ऊपर, 2.5% सीसीबी मेंटेन करना पड़ता है, ट्रिपल सी भी मेंटेन करना पड़ता है, फिर से 2.5% अलग से मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा अदर देन डेट आल्सो, इसके अलावा भी जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनको CT1 का परसेंटेज अलग से मेंटेन करना पड़ता है, ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव द सीसीबी अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई जो बैंक है वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, एंड दैट इज इन बकेट 1,
तो उसे 0.20% अलग से मेंटेन करना है। बकेट 2 वाले को 0.40%, बकेट 3 0.6, बकेट 4 0.8 एंड बकेट 5 को 1% अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक एसबीआई जो है वो बकेट 4 में है, तो एसबीआई को 0.8% अलग से मेंटेन करना पड़ेगा CET1, एंड HDFC जो है वो बकेट 2 में, तो 0.40% HDFC को, राइट। एंड फर्दर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ICICI बैंक, ठीक है, तो उनको भी 0.20% अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, डेट्स इन बकेट 1, ठीक है। तो ICICI को जो CET1 मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम, वो कितना मेंटेन करना पड़ेगा CET1 ICICI को, डेट विल बी 5.5 प्लस 0.2, 5.5 प्लस 0.2 मिनिमम CET1 मेंटेन करना पड़ेगा इतना, ठीक है, क्योंकि वो DSIBs हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, दीज आर द DSIBs। क्लियर विद इट? क्लियर है? कंपोजिशन क्लियर होगी। देन वी टॉक्ड अबाउट द ट्रिपल CB। अब ट्रिपल CB अभी तो एक्टिवेटेड नहीं है, ट्रिपल CB या फिर CCYB, दैट इज काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, लेकिन RBI रिव्यू करती रहती है इसको periodically, एंड इसके लिए इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, लाइक इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, जब वो इंडिकेटर्स हिट ऑन करेंगे तब उस टाइम पर मेंटेन करना पड़ेगा इंडियन बैंक्स को भी ट्रिपल CB को। फर्दर जो फॉरेन बैंक्स हैं, जो इंडियन ब्रांचेस हैं, फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस हैं इंडिया में, दैट आर GSIBs, दैट इज ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, जो ग्लोबली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, जो उनको भी अलग से क्या मेंटेन करना पड़ेगा, CET1 को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। वो फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं एंड जो कि GSIBs हैं, राइट, यानी कि ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, दे आर आल्सो टू मेंटेन द एक्स्ट्रा CET1, वो मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर विद इट? फर्दर आफ्टर दैट इट्स अबाउट द सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, जो सेकेंड पिलर है। अब SRP के केस में वी आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, वन इट इज रिलेटेड टू द इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एंड असेसमेंट प्रोसीजर or internal capital adequacy assessment process, and the second one it is related to SREP, supervisory review and evaluation process। अब ICAAP के तहत कहा गया कि भाई आप जो पिलर 1 था उसमें मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क की बात करते हो, लेकिन उसके अलावा और भी तो रिस्क हो सकते हैं बैंकिंग प्रोफाइल में। अब उन सभी के लिए आपको कैपिटल को देखना है कि आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है कि नहीं है, बिकॉज जो पिलर 1 था दैट्स डीलिंग विद द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, लेकिन पिलर 2 कहता है कि भाई कैपिटल तो आपको सभी के लिए मेंटेन करनी है, सभी रिस्क के लिए, जो भी रेजिडुअल रिस्क है उनके लिए भी कैपिटल मेंटेन करनी है आपको, राइट। एंड वो उसके लिए आपको इंटरनल एक मॉडलिंग करनी पड़ेगी कि क्या आपके पास एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन्ड है कि नहीं है, दैट इज ICAAP, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एंड असेसमेंट प्रोसेस, राइट। एंड उसको रिव्यू कौन करेगा, रेगुलेटर, द रेगुलेटर विल बी रिव्यूइंग इट, जो रेगुलेटर है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो करेगा उसको रेगुलेट, उसको रिव्यू करेगा, SREP, दैट इज सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, राइट। सो ये दो कंपोनेंट है SRP के अंदर, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के अंदर, ताकि आप सबसे पहले बैंक को मौका देंगे कि वो इंटरनली देखे कि उसके पास एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन्ड है या नहीं है, एंड SREP के थ्रू जो रेगुलेटर है वो उस चीज को गो थ्रू करेंगे, चेक करेंगे, दैट इज अ पिलर 2। And if we talk about the pillar 3 is just related to the market discipline. That's related to the disclosures. Disclosures. क्योंकि आपको मार्केट डिसिप्लिन बनाकर रखना है, इन अ वे इट सप्लीमेंट्स पिलर 1 एंड पिलर 2, इट कॉम्प्लीमेंट्स पिलर 1 एंड पिलर 2, सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आना है, और अगर आप डिस्क्लोजर्स नहीं करते हो प्रॉपरली तो आपके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी, दैट्स अबाउट द पिलर 3। सो RBI बेसिकली ये भी अलाउ करता है कि जो रेटिंग्स दी जा रही हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, उनके बेस पर भी आप रिस्क वेट्स को असाइन कर सकते हो टू द काउंटर पार्टीज। लेट्स से कोई काउंटर पार्टी है XYZ है, आप इनका कोई इंस्ट्रूमेंट है, कमर्शियल पेपर है या कुछ है, तो उसकी रेटिंग करवाई गई, और रेटिंग किसने करी, कमर्शियल रेटिंग जो दी गई दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आइकरा हो गया, फिश हो गया, S&P हो गया, ठीक है, समेरा हो गया। सो दीज विल बी प्रोवाइडिंग द क्रेडिट रेटिंग, एंड वो क्रेडिट रेटिंग के बेस के ऊपर, क्रेडिट रेटिंग के बेस के ऊपर रिस्क वेटेज एसेट परसेंटेज जो होता है, रिस्क वेटेज परसेंटेज होता है, दैट कैन बी असाइंड, दिस इज अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके पास एजेंसीज हैं, लाइक वी हैव द डोमेस्टिक एजेंसीज एंड द इंटरनेशनल एजेंसीज
फिश, मूडीज, S&P एंड ब्रिकवर्क रेटिंग, क्राइसिल, आइकरा, समेरा, ठीक है। सो दीज आर द डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड रेटिंग सिंबल्स यहाँ पर बताए गए हैं। लाइक अगर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर है, कोई सिक्योरिटीज है, प्रोडक्ट है, तो वहां पर ये रेटिंग सिंबल्स चलते हैं, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, बी, सी, डी, राइट। एंड फर्दर ये रिस्क वेटेड एसेट परसेंटेज है, यानी कि अगर रेटिंग अच्छी है तो RW परसेंटेज कम होगा, अगर रेटिंग कम है तो रिस्क वेटेज परसेंटेज ज्यादा होगा। सेम वे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो सिंबल्स चलते हैं, 2000 A1 प्लस, A1, A2, A3, A4। लाइक कमर्शियल पेपर्स के केस में जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग चाहिए डेट इज A3। अगर कमर्शियल पेपर इशू करना है तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो चाहिए होती है वो A3 चाहिए होती है। और अगर A3 रेटिंग है तो RW परसेंटेज कितना होगा, डेट विल बी 100%, राइट। सो अकॉर्डिंगली द रेटिंग कैन बी यूज्ड एंड फर्दर आप उसके हिसाब से रिस्क वेटेज परसेंटेज को अप्लाई करेंगे। क्लियर विद इट? तो ये भी चीज अलाउ की गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? Is that clear? So that will be all about today video, right? That will be all about today video। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.